अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सईद इरशाद ज़ैदी है एंड आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट रियल एस्टेट के अंदर हुई हैं और आने वाले टाइम के ऊपर मजीद डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं और क्या होने जा रही हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे अहम सवालात मुझसे सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पूछे जा रहे हैं। उसमें से 4-5 ऐसे कॉमन सवाल हैं जो मैंने निकाले हैं और वो सवाल क्या है मैं बता देता हूँ कि रियल एस्टेट की मार्केट कब बेहतर होगी, ओवरसीज सेक्टर जो है वो बड़े परेशान है, एफडी टैक्स कम हुआ है तो रियल एस्टेट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बैरिया टाउन का क्या फ्यूचर है, बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन जो है उसका क्या फ्यूचर है, हमें क्या करना चाहिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो इन सब सवालात के जवाब जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जा रहे हैं और मैंने इसको कहा कि एक वीडियो की मद में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आपको इससे फायदा हो जाए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, एक बहुत बड़ा एनालिसिस है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो पूरी देखते नहीं है, बीच में से चले जाते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है। फिर कल को आप लोगों को ब्लेम करते हैं कि फलाने के ऊपर हमने ट्रस्ट किया तो फलाने ने हमारे साथ ये कर दिया, फलाने ने हमारे साथ वो कर दिया। नो, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहीं पे किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास यूट्यूब मौजूद है, अकल मौजूद है, दिमाग मौजूद है, अल्लाह ने आपको अकल दिया है, दिमाग दिया है, इंटरनेट दिया है, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद भी थोड़ी सी गैदरिंग करें और उसके बाद किसी के साथ इन्वेस्टमेंट में जाएं ताकि कल को आप अपने आप को ब्लेम ना कर सकें कि यार मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठी की, मैंने फलाने बंदे के ऊपर रिलाय कर दिया। हो सकता है उस बंदे की बेचारे की नीयत खराब ना हो लेकिन उसका एनालिसिस खराब हो सकता है। तो इस तरह के मामला आप थोड़ी सी अपनी खुद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लिया करें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला सवाल जो कि मेरे जान का अज़ाब बना हुआ है, मैं किसी गैदरिंग में बैठता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव आता हूँ या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव आता हूँ, कहीं शादी गमी जनाजा कहीं भी जाऊँ तो सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक ही सवाल पूछते हैं, शाह जी ये दसो रियल एस्टेट की मार्केट कदों ओपन हो रही है। देखें, मैं इसका ना एक बड़ा स्वीट और सिंपल आंसर देता हूँ आपको जो आप सुनना चाहते हैं, डायरेक्टली टू द पॉइंट। वो ये है कि शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट की मार्केट को मैं बेहतर होता नहीं देख रहा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मैं बेहतर होता देख रहा हूँ लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं रियल एस्टेट की मार्केट को बेहतर होता नहीं देख रहा। ये तो आपको मिल गया आपका जवाब, क्योंकि जो आप टू द पॉइंट सुनना चाहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करता हूँ तो आप कहते हैं जी वीडियो बहुत बड़ी कर दी, तो ये टू द पॉइंट आपको जवाब मिल गया। अब इसके पीछे एनालिसिस क्या है वो आप सुन लें ताकि आपको पता लग जाए कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट की मार्केट ओपन नहीं होगी। उसकी रीजन है, देखें, गवर्नमेंट एक गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, फिर इलेक्शन हुए, तीसरी गवर्नमेंट आई। जो इस टेन्योर था ना 1.5 साल का, इस 1.5 साल के अंदर एक गवर्नमेंट ने और एक इदारे ने भरपूर किस्म का साथ दिया इंडस्ट्रीज को तबाह करने के लिए। पूरा मुल्क पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे कर रहा था, पूरी दुनिया फ्यूल की प्राइसेस को नीचे कर रही थी, हम फ्यूल की प्राइसेस के ऊपर टैक्स लगा रहे थे और हमारा पूरा मुल्क चल पेट्रोल के ऊपर रहा था। हमने फ्यूल की प्राइसेस को हाई कर दिया। उस फ्यूल की प्राइसेस को हाई होने की वजह से क्या हुआ कि आपकी बिजली महंगी होगी, क्योंकि हम ज्यादातर जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो पेट्रोल के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपकी बिजली महंगी होगी। जब आपकी बिजली महंगी हुई तो आपकी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई, ठीक है। इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हुई एक साइड के ऊपर, तो ये तबाही मच रही थी। दूसरी तरफ क्या किया कि आपने स्टेट बैंक के साथ 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट कर दिया। लोगों ने कहा भाड़ में गया सब कुछ, दुकानें बंद की, कंपनीज बंद की, इंडस्ट्रीज बंद की, अपना पैसा निकाला, बैंकों में रखा और इंटरेस्ट खाना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट खाने को प्रेफर कर दिया। जो एक प्रोडक्टिविटी लेके आप नारे लगा रहे थे कि जी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो सारी प्रोडक्टिविटी का प्रोग्राम बढ़ गया। आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोगों ने बैंकों में पैसा रखना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट खाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपने एक और काम किया, फिर आपने एक काम ये किया कि आपने कहा जी कि रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाए जाएं, क्योंकि IMF ये कहता है कि जी रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर जो है उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिससे मैं एग्री नहीं करता। वो कहता है जी एक तरफ से पैसे निकलते हैं दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक तरफ से फाइल निकलती है दूसरी तरफ से चली जाती है, एक तरफ से प्लॉट निकलता है दूसरी तरफ चला जाता है, तो इसमें मुल्क की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ओ भाई, जब ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो इन ट्रांजैक्शन की मद में जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही? आपके पास टैक्सेस के पैसे तो आ रहे हैं ना, अब आपका काम है कि आप उस टैक्सेस के पैसों को कहाँ पे प्रोडक्टिविटी में लगाते हो। आपके पास टैक्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, जब एक बंदे का काम चलता है, वो एक ऑफिस बनाता है, 2 बंदों को अपने साथ जॉब पे रख लेता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी वो क्रिएट कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी तो हो रही है, ऐसा तो नहीं है प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेकिन क्या किया गया कि इस मार्केट को ब्लॉक करने के लिए इसके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाए गए ताकि रियल एस्टेट को काबू किया जाए। और उसकी वजह ये थी कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए रियल एस्टेट से, कि वो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट ना करें, बाकी इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करें, टेक्सटाइल में चले जाएं, कॉमर्स में चले जाएं, ठीक है, उसके एग्रीकल्चर में चले जाएं, वहां पे लोग इन्वेस्ट करें ताकि प्रोडक्टिविटी हो। तो रियल एस्टेट को एक टाइम के लिए ब्लॉक किया गया, टैक्सेस लगाए गए, बिला वजह के इतने हैवी किस्म के टैक्सेस, और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 50% टैक्सेस रियल एस्टेट के ऊपर लगाए गए, जो डिफरेंट मद में थे, फाइलर, नॉन फाइलर, ब्लेड फाइलर, FED, स्टैम्प ड्यूटी, फलाना ढमकाना, परचेजर टैक्स, सेलर टैक्स, गेन टैक्स, इसके ऊपर इतने टैक्स लगाए गए कि ये मार्केट का पूरा पट्टा बैठ गया। अब पट्टा क्यों बैठा? क्योंकि 60 से 70% इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टर है,
जो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है वो किसी भी शोबे से हो सकता है, वो एक सरकारी मुलाजिम भी है तो उसने रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट किए हुए कि आने वाले टाइम के ऊपर जैसी प्रॉपर्टी बेहतर होगी मैं बेच दूंगा। तो एवरीवन इज डूइंग रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, ठीक है। हर बंदा, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला बंदा उसने कहीं ना कहीं प्लॉट, घर, फ्लैट, अपार्टमेंट लिए हुए हैं। तो अब पॉइंट क्या था कि 60-70% जो इन्वेस्टर था, जब उसने देखा कि इतने हैवी टैक्स हैं, वो मार्केट से निकल गया, पीछे रह गए ओवरसीज और एंड यूजर, ठीक। तो जब एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर मार्केट से निकल जाए तो वो मार्केट वैसे ही बैठ जाती है। ये रीजन थे रियल एस्टेट को ब्लॉक करने का, ताकि लोग डाइवर्ट हों, बाकी इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं। अब पॉइंट क्या हुआ कि लोगों ने, जब ये इंटरेस्ट रेट कम आना शुरू हुआ, चीज़ें अब रिवर्ट हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 22% से 12% आ गया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगले 2-3 महीनों में ये सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाएगा, तो मजीद जो मामला हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो लोगों के जो पैसे हैं वो लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिए। इंटरेस्ट रेट को कम इसीलिए किया गया ताकि लोग पैसे निकालें और इंडस्ट्रीज में लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे भी सटपटा गई। गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई यहाँ से तो जो पैसे निकल रहे हैं बैंकों से, वो तो बाहरून मुल्क जा रहे हैं, वो तो बाहर जा रहे हैं, वहां लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से पैसा पाकिस्तान से निकाल के बाहर जा रहा है सारा पैसा, तो पाकिस्तान की मार्केट में तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को आपने इतना दबाया हुआ था, उसका दम घोटा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने पैसे निकाल के दुबई की तरफ जाना शुरू कर दिया, दुबई में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब दोबारा गवर्नमेंट को ये चीज वो हो गई है कि भाई यहाँ से तो पैसा निकल के वहां जा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट टैक्सेस में रिफॉर्म्स लेके आ रही है। तो अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाए कि एफडी टैक्स जो कम हुआ है उसका क्या इंपैक्ट है। पहले ये थोड़े दिनों पहले परचेजर के ऊपर एफडी टैक्स खत्म किया गया था, अब जो है वो सेलर के ऊपर खत्म कर दिया गया है। एफडी टैक्स 3% था फाइलर के ऊपर, 5% था लेट फाइलर के ऊपर, 7% था नॉन फाइलर के ऊपर, कि अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको 3% एफडी टैक्स देना था, जो कि बिला वजह का टैक्स था, जिसकी कोई तुक नहीं बनती। तो वो टैक्स 10 महीने पहले लगाया गया था, अब वो टैक्स जो है वो खत्म कर दिया गया है। जुलाई से उसका इंप्लीमेंट शुरू हो जाएगा, और अब जो जुलाई के बाद आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें आपको एफडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर जी, जो पिछले 10 महीने से टैक्स लगा हुआ था, हमने एफडी टैक्स दिए थे, क्या गवर्नमेंट वो रिकवर करेगी? भाईजान कोई रिकवर नहीं करेगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। जुलाई से ये इंप्लीमेंट होगा, जुलाई के बाद जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें आपको एफडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो दे दिया, वो वापस नहीं होना। फिलहाल मेरे पास जो न्यूज़ है, अब जून में आ रहा है बजट, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर मजीद कमी जून के अंदर आएगी, क्योंकि एक टास्क फोर्स बनाई गई थी वज़ीर आज़म की, कि उसमें बहुत सारी तजवीज़ थी कि टैक्सेस खत्म होने चाहिए, लिमिट्स खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब वो IMF के पास गए, IMF ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगेन अब जो भी इनके मुज़ाकरात हुए हैं, मशवरे हुए हैं, मुशावरत हुई है, उससे अब इन्होंने टैक्सेस में कमी करना शुरू कर दी है। आने वाले टाइम के ऊपर मजीद टैक्सेस में, जो मेजर टैक्सेस हैं उनके अंदर आप कमी देखेंगे, तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो 2025 में बेहतर होगी। बूम नहीं आएगा, जो एक हाइप थी कि जी बूम आएगा 2025 में, बूम मैं मार्केट में नहीं देख रहा, बेहतरी जरूर देख रहा हूं। अब आ जाए जी ओवरसीज, बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा ओवरसीज ने जो है ना शोर शराबा मचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। जी हमने तो बर्बाद हो गए, हमने तो पैसे इन्वेस्ट कर लिए पाकिस्तान में, बहुत बड़ी गलती कर दी। देखें, आपने हर दौर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हर दौर में पैसे इन्वेस्ट किए और आपने हर दौर में प्रॉफिट भी कमाया। ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट नहीं कमाया। थोड़ा सा बुरा टाइम है अगर, तो उसको आप अच्छे से गुजारें। बुरे टाइम की सबसे अच्छी बात ये है कि वो गुजर जाता है, और मैक्सिमम गुजर गया, थोड़ा सा रह गया। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के ऊपर चीज़ें बेहतरी हो जाएंगी। दूसरी चीज़, $4.1 बिलियन की रेमिटेंस पिछले महीने पाकिस्तान में आई है मार्च में। एक टाइम था ओवरसीज सेक्टर्स ने, जो ओवरसीज था उसने बायकॉट कर दिया था रेमिटेंस भेजने पे। लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भेज रहे थे, जो उन्होंने प्लॉट्स लिए हुए थे उसकी कोई अमाउंट्स नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी 2025 में उन्होंने दोबारा अपनी इंस्टॉलमेंट्स और अमाउंट्स देना शुरू कर दिए, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। आने वाले टाइम के ऊपर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, आप टेंशन परेशानी ना लें। लेकिन जिस बंदे ने रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो सिक्योर है। जिसने फाइलों में और आगे पीछे इन सट्टाबाजियाँ की हुई हैं, वो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो अल्लाह जाने और आप ज़्यादा बेहतर जाने। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक फाइल माफिया मार्केट में आया था जिसने फाइल्स लाखों के हिसाब से बेची, और मौके के ऊपर कुछ जो है वो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, सोसाइटीज़ भाग गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों की बेची हुई हैं फाइल्स, और वो मौके पर हल्की फुल्की डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और पहाड़ लोगों के ऊपर डाला है डेवलपमेंट चार्जेस की मद में, जिससे लोगों की कमर टूट गई हुई है। तो ये इस तरह के मामला अगर आपने किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं, खास करके ओवरसीज सेक्टर इन गेमों की वजह से बड़ा मायूस हुआ है। तो अगर आप इन चीज़ों में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो अल्लाह आपका बेहतरी करे, मैं यही दुआ कर सकता हूँ। बहरिया टाउन के ऊपर आ जाए, लेटेस्ट न्यूज़ आज की जो डॉन की न्यूज़ है, बहरिया टाउन लाहौर 200 कनाल का एक फ्रॉड कह लें कि उन्होंने कहा है कि जी 200 कनाल ज़मीन जो है वो मलिक रियाज साहब के ऊपर जो है वो इल्लीगल ट्रांसफ़र की गई है। तो उसके ऊपर एक
लीगल अथॉरिटी जो है वो बना दी गई और उसके ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। बहरिया टाउन का फ्यूचर क्या होगा? देखें, बहरिया टाउन एक इदारा है, एक कंपनी है, एक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। वहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट मौजूद है, हायरार्की मौजूद है, जो लोग बैठे हुए हैं जो इन मामलात को टैकल करते हैं। तो उनका काम यही है, वो जहाँ पहले भी टैकल कर सकते थे वो अभी भी टैकल कर लेंगे, तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जी बहरिया टाउन के कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके एनओसीज क्लियर हैं नहीं है। थोड़े टाइम पहले आरडीए की वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस साइट के ऊपर जाएँ, वहाँ से आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। आप सेक्टर वाइज आरडीए ने जो है वो एनओसी जारी कर दी हैं, ये पहले नहीं था, ये थोड़े टाइम पहले ही हुआ है। तो सेक्टर वाइज जो है वो एनओसी जारी हुए हैं वहाँ पे, तो आप अपना सेक्टर देख लें जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी सोसाइटी की जो आरडीए अप्रूव्ड है, वहाँ पे आप जाके देख लेंगे जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या वो सिक्योर है या नहीं। और अगर आपको नहीं पता लगता तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा कि फलानी सोसाइटी में फलाने ब्लॉक में मेरा प्लॉट है या घर है, तो आप मुझे बता दें उसका एनओसी क्लियर है नहीं है, तो मैं आपको उसके ऊपर आंसर कर दूंगा। फेज 8 एक्सटेंशन, लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज फेज 8 एक्सटेंशन का क्या होगा। देखिए, फेज 8 एक्सटेंशन को मैं पिछले बहुत सालों से, 150 सालों से देख रहा हूँ, वो इस तरह पड़ी हुई है, उसकी फाइलें नीचे जाती हैं ऊपर आती हैं, कभी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं कभी नीचे चली जाती हैं। तो फेज 8 एक्सटेंशन को मैं आने वाले शॉर्ट टर्म में कोई इतना डेवलप होता नहीं देख रहा हूँ कि जी उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसकी डेवलपमेंट का मेरे पास कोई किसी किस्म की भी कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, दिसंबर में रिंग रोड स्टार्ट होने का प्लान है, अगर वो हो गई दिसंबर में तो शायद फेज 8 एक्सटेंशन जो है, क्योंकि रिंग रोड के बिल्कुल करीब आता है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई बहरिया डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे। लेकिन फिलहाल मेरे पास उसकी डेवलपमेंट की कोई जो है अपडेट नहीं है, और इसके जो फाइल्स के पैसे हैं जो लोगों ने लिए हुए हैं वो अप्स एंड डाउन होते रहेंगे एज पर द मार्केट। ठीक है, लास्ट थिंग इन दैट इज आपने क्या करना है। देखें, पिछले 2-2.5 सालों में ना रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग बेनकाब हुए। एक तो जो फाइलों वाला माफिया था वो बेनकाब हुआ, उसके बाद जो ये हाई राइज प्रोजेक्ट वाला माफिया था कि जी पैसे इन्वेस्ट करो और हमसे अगले दिन से प्रॉफिट लेना शुरू कर दें, रेंट लेना शुरू कर दें, रेंट की मदद में पैसे ले लें महीने के, वो सारे भाग गए मार्केट से। तो पॉइंट क्या है कि बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे लालची आइडियाज़ मैं कहूँ कि वो फ्लॉप हो गए। अब जो चलेगी ना रियल एस्टेट 2025 के बाद, वो रियल एस्टेट चलेगी जो रियल एस्टेट होगी। आपने कोई घर लिया हुआ है, आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है जो मौके पे मौजूद है, कोई ज़मीन ली हुई है जो मौके पे मौजूद है, कोई फ्लैट लिया हुआ है, अपार्टमेंट लिया हुआ है, कोई कमर्शियल शॉप ली हुई है जो मौके पे मौजूद है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम के ऊपर मैं आपको गारंटी करता हूँ कि उसके पैसे बढ़ेंगे, उसको आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई सट्टेबाजियों में पैसे लगाए हुए हैं तो उनके केसेस चल रहे हैं, लोग भागे हुए हैं, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो आपने आने वाले टाइम के ऊपर भी, अगर मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है, सेल परचेज दोबारा स्टार्ट होती है, तो आपने आने वाले टाइम के ऊपर भी रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। कहीं आसपास जो है वो नहीं निकल जाना। रियल एस्टेट मौके पे मौजूद जगह है, चाहे वो गली महलों में क्यों नहीं है, वो आप ले लें, ताकि आपके पास एक एसेट आपके हाथ में हो, आप किसी के ऊपर रिलाय ना कर रहे हो कि वो डेवलप होगा फिर मैं उसके ऊपर घर बनाऊंगा। ऐसा चक्कर नहीं करना। रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आप अगले 10 साल सिक्योर हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।